सभी साथियों को भाई राम नाम। मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सत्यादि विजय क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पास्ट के पार्ट्स के बारे में बताया, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं अपने इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। उसके रूल्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी पहचान, कैसे करते हैं उसका अनुवाद, इन सब की चर्चा मैं बाय स्टेप अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भैया सबसे पहले तो जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में भूतपूर्व जारी काल के नाम से भी जाना जाता है। भूतपूर्व जारी काल क्या होती है इसकी पहचान? इसकी पहचान ये है कि जिस वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय का ज्ञान होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या बताया कि जिस वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय का ज्ञान होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसके अंदर जैसे हर टेंसेस के अंदर हमें तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं, तीन सेंटेंसेस पढ़े जाते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जिस वाक्य से सकारात्मक का ज्ञान हो, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। मतलब कोई सा भी एक साधारण सा वाक्य आ जाए, वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करते समय हमें जो रूल नंबर पहला देखने को मिलता है वो होता है कि he से इट तथा एकवचनकर्ता के साथ, ही सी इट तथा एकवचनकर्ता के साथ, आई भी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो हम सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाएंगे वह हैड बीन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 क्या देखने को मिला कि मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होगी वह सदैव फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी तथा उसके साथ उसी पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बताया कि क्रिया की पहली अवस्था में अगर आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाए तो वह क्रिया की चौथी अवस्था कहलाने लगती है। रूल नंबर 3 क्या मैंने बताया कि भैया निश्चित समय के लिए सिंस लगाओ और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। रूल नंबर 4 में मैंने बताया कि भैया वाक्य के अंत में फुल स्टॉप को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर कुछ नहीं, आखिर अनुवाद में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, कब, कहाँ, किस चीज का प्रयोग करेंगे, इन सब को मैं एक फार्मूले के तौर पे बताया कि सबसे पहले अगर वाक्य का हम अनुवाद करते हैं तो वाक्य का कर्ता लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार ही लगा दो सहायक क्रिया हैड, फिर लिखो भैया बीन, फिर क्रिया की पहली अवस्था, फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द, फिर सिंस और फॉर, और लास्ट में फुल स्टॉप को लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी के ऊपर हमें एक एग्जाम्पल देखने को देखते हैं, या कि एग्जाम में हमें एग्जाम्पल कैसे देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल आया, काव्या सुबह से गीत गा रही थी। यहाँ पे कौन गा रही थी भाई? काव्या। काव्या क्या है? कर्ता। और कर्ता मैंने बोला कि कर्ता के अनुसार फिर सहायक क्रिया लगाओ। भैया कर्ता इसमें बोला चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, लगेगा तो हैड बीन ही, मैंने लगा दिया। क्रिया क्या है? गाना, और गाना की अंग्रेजी होती है क्या? सिंग। फिर बोला कि क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाओ, मैंने लगा दिया आईएनजी। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, और गीत का अंग्रेजी होती है सॉन्ग, मैंने लिख दिया सॉन्ग। फिर बोला अदर वर्ड लिखो, अदर वर्ड आया है? नहीं आया। फिर बोला सिंस और फॉर, समय कैसा है भाई? निश्चित है, सुबह से, सिर्फ सुबह की ही बात कर रहा है, न कि शाम, न कि दोपहर, न कि किसी अन्य की बात कर रहा है, सुबह की वो बात कर रहा है, इसलिए निश्चित है। और निश्चित के लिए सिंस लगाते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में बोला कि भैया फुल स्टॉप को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, तो मैंने फुल स्टॉप को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूला।
इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस, कैसे देखने को मिलते हैं हमें उसके वाक्य, इसकी पहचान क्या होती है, इसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, इन सब की चर्चा हम आगे करते हैं। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जिस वाक्य से भैया नकारात्मक का ज्ञान होता है नकारात्मक वाक्य कहलाता है। यह सिंपल सा डिफिनेशन समझ लो। कोई सा भी वाक्य आया रहे, कोई सा भी, अगर उस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो जान लीजिएगा कि वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या दिख जाए, नहीं शब्द, तो नहीं शब्द दिखा और वह क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने पास्ट परफेक्ट की पहचान बताई है कि रहा था, रही थी, रहते के साथ साथ समय आए, और नेगेटिव में क्या बताया कि नहीं भी आ जाए। तो भैया आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय हमें जो रूल नंबर पहला देखने को मिलता है वह सेम टू सेम अफर्मेटिव का होता है कि ही सेड तथा एक वचनकर्ता के साथ आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो हम सहायक क्रिया लगाएंगे वह हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, हैड नॉट बीन का प्रयोग हम करेंगे। रूल नंबर 2 में क्या बताया कि मुख्य क्रिया भैया हमेशा पहली अवस्था में लिखी जाएगी और उसी पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग कीजिए, और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में अगर आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्रिया की चौथी अवस्था कहलाने लगती है। रूल नंबर 3 में मैंने बताया कि निश्चित समय के लिए भैया लगाओ सिंस, अनिश्चित के लिए लगाओ फॉर। रूल नंबर 4 में बताया कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप को लगाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने वही सेम टू सेम अफर्मेटिव में भी यही बताया, नेगेटिव में बताया। चेंजेस क्या हुए, हैड बीन उसमें था, इसमें हैड नॉट बीन लग गया। क्या लग गया, हैड नॉट बीन। फिर मैंने फार्मूला, आखिर हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले भैया वाक्य का कर्ता लिखिए, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैड लगाइए, वाक्य में नहीं है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखिए, फिर बीन लिखिए, क्रिया की पहली अवस्था आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द तथा निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर लगाकर लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर वाक्य का समापन कर दीजिए। इसी की तरह मैंने इस पर एक एग्जाम्पल लिया कि काव्या सुबह से गीत नहीं गा रही थी। मैंने जैसा कि एग्जाम्पल अफर्मेटिव में लिया था कि काव्या सुबह से गीत गा रही थी, इसमें लिया नहीं गा रही थी। तो चेंजेस क्या हुआ, काव्या हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। चेंजेस क्या किया, वहां पर लिखा था हैड बीन, और इसी हैड और बीन के बीच में मैंने क्या लगा दिया भैया, नॉट लगा दिया। मैंने फार्मूले में भी यही बताया कि हैड के बाद नॉट लगेगा और नॉट के बाद बीन लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलतियों की संभावना यही होती है, इस नॉट को हम हैड बीन के बाद लगा देते हैं या हम नॉट को आगे लगा देते हैं कि काव्य नॉट हैड बीन। ये सब सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने फार्मूले में ही बताया कि भैया कर्ता लिखो, कर्ता फिर के बाद सहायक क्रिया हैड लगाओ, हैड के बाद नॉट लगाओ, नॉट के बाद बीन लगाइए, न कि बीन के बाद नॉट लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट नोटेड टू द पॉइंट। इसी तरह मैं वाक्य का समापन करता हूं, फिर आगे चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। मैं हर एक सेंटेंसेस में यही बताता चला आ रहा हूं कि भैया हर एक टेंस में मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं। पहला होता है क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो आइए इसका पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं आखिर इसमें करना क्या होता है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर जो हमें पहला कॉन्सेप्ट देखने को मिला वो है क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्या बोला, क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैड लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं। फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखकर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर लगाकर अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का हम समापन कर देते हैं।
हमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मैंने यही बताया कि हमें दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे। पहला क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य, दूसरा बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने इत्यादि शब्द आए हों तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखो। इसीलिए मैंने लिखा QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। फिर बोला कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाओ, मैंने लगा दिया हेड। फिर बोला कर्ता लिखो, मैंने लगाया कर्ता। फिर बोला नॉट लिखो, मैंने नॉट लिखा। फिर बोला बीन लिखो, मैंने बीन लिखा। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था लिखिए, मैंने क्रिया की पहली अवस्था लिखा। फिर उसी में क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाइए, ING लगाया। ऑब्जेक्ट बोला, ऑब्जेक्ट लिखा। अन्य शब्द बोला, अन्य शब्द लिखा। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर लगाकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का मैंने समापन कर दिया। इसी के दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने दो एग्जांपल्स आपकी बोर्ड स्क्रीन पे लिया। तो आइए देखते हैं कि वीणा जी 2 बजे से गीत क्यों गा रही थी। वीणा जी 2 बजे से गीत क्यों गा रही थी? क्या आया? बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया। क्यों आया? क्या आया? क्यों आया? तो मैं इस क्यों शब्द की अंग्रेजी पहले लिखता हूँ। क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। मैंने वाई पहले लिखा। फिर बोला कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया, इसमें भैया एक ही सहायक क्रिया लगती, तो मैं लगा दिया क्या? हेड। फिर बोला कर्ता लिखो, कर्ता क्या है? वीणा जी, मैंने लिख दिया वीणा जी। फिर बोला क्रिया लिखो, क्रिया क्या है? गाना, और गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। फिर बोला इसी में ING लगाओ, मैंने लगा दिया ING। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, मैंने लिख दिया। फिर बोला अदर वर्ड आया हो तो ठीक, अन्यथा आगे बढ़ के निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर लगाओ। 2 बजे की बात कर रहा है, 2 बजे की टाइम दिया है, 2 बजे, ना कि बोला 3 बजे, 4 बजे, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला। इसमें क्या लगेगा? सिंस। क्या लगेगा? सिंस 2 o'clock हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर इस वाक्य का समापन कर दिया जाएगा। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि क्या अजय संगीत जनवरी से नहीं सीख रहा था। इसमें नहीं ले लेते हैं। क्या ले? नहीं सीख रहा था। क्या अजय संगीत जनवरी से नहीं सीख रहा था? क्या, इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया, कर्ता क्या है? अजय, एक वचन है तो भैया लगा दो हेड। बहुवचन भी आता तब भी लगता हेड, इसमें तो कोई भैया डाउट ही नहीं, लगा दिया। फिर बोला कर्ता लिखो, कर्ता है अजय, मैंने लिख दिया अजय। फिर बोला वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखो, नहीं आया था इसलिए मैं उसकी अंग्रेजी नॉट लिखा। फिर बोला बीन लगाओ, फिर मैंने लगा दिया बीन। फिर बोला भैया क्रिया की पहली अवस्था लगाओ, क्रिया क्या है? सीखना। सीखना की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न, और उसमें ING लगाओ, मैंने लगा दिया। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट है संगीत, तो संगीत की अंग्रेजी मैंने लिख दी म्यूजिक। फिर बोला अदर वर्ड आया तो ठीक, अन्यथा लगा दो सिंस और फॉर। निश्चित के लिए सिंस, निश्चित है समय की भैया जनवरी ही बोल रहा है, ना कि फरवरी बोला, मार्च बोला, महीना बोला, कुछ ऐसा नहीं बोला, जनवरी बोला, इसलिए मैंने लिख दिया सिंस जनवरी। क्या लिख दिया? सिंस जनवरी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर इस वाक्य का भी क्या कर दिया? समापन कर दिया। सॉरी, मैंने पिछले वाक्य में वीणा जी 2 बजे से गीत क्यों गा रही थी, इसमें लिखा वाई हैड वीणा जी। सॉरी, इसमें जो वीण है भैया वो वीणा जी के बाद लिखा जाएगा। ये वीण लिखना हम भूल गए थे, उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। ये रहा कॉन्सेप्ट्स, ये रहा एग्जाम्पल, एकदम वेरी सिंपल, जैसे फार्मूला बोलता है सेम टू सेम वैसे ही अनुवाद करते जाइए। विश्वास और आशा दिलाते हैं साथियों
कभी आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं हो सकता। कोई सा भी टीचर्स आपके ट्रांसलेशन को गलत ही नहीं कर सकता। यदि आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया, वर्ब पकड़ लिया, ऑब्जेक्ट पकड़ लिया और इस फार्मूले को या कोई से भी टेंस के फार्मूले को अकॉर्डिंग आप उसे बाय स्टेप रखते चले गए, कोई सा भी टीचर्स आपके ट्रांसलेशन को गलत नहीं कर सकता, ये मेरा विश्वास कहता है। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया। अगर मेरे द्वारा बताया गया थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपके डाउट को क्लियर करता है तो प्लीज साथियों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं फिर से किसी नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।